आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ। प्रोग्राम है परदेश से देश तक और आज के इस प्रोग्राम में हम दो ऐसे प्रोग्राम्स पर दोबारा बात करने जा रहे हैं जिस पर हम पहले अपने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं। दो ऐसे मसाइल जिनका जिक्र पहले प्रोग्राम में हो चुका है लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला। जिसमें से जो पहली स्टोरी है वो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले, आज़ाद कश्मीर का ज़िला कोटली है, यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल सलाम साहब हैं। इनका मामला और मसला ये है कि इन्होंने जब ये बरतानिया में मुकीम थे तो इन्होंने वहाँ पर कमाई जाने वाली रकम अपने वालिद साहब को भेजकर पाकिस्तान में ज़मीन ख़रीदी। ज़मीन ख़रीदते रहे और ये ज़मीन वो अपने वालिद साहब के नाम पर ख़रीदते रहे और इसका उन्होंने हिबा करवा रखा था। अपने वालिद साहब के नाम उन्होंने हिबा करवा रखा था। कुछ अर्से के बाद उन्होंने उनके बकौल ये हिबा कैंसिल करवा दिया था, लेकिन उनके भाई जो हैं वो अपने वालिद साहब के नाम इस ज़मीन को जो है वो लेकर बेचते रहे, फ़रोख्त करते रहे या इस्तेमाल करते रहे। अब इनके वालिद साहब की वफ़ात हो चुकी है लेकिन इनके भाई ने इनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है बकौल अब्दुल सलाम साहब के, और इनके भाई का नाम मोहम्मद रियाज़ है। इस प्रोग्राम में हमने मोहम्मद रियाज़ साहब का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो आज हम अब्दुल सलाम साहब से जानेंगे और अपने नुमाइंदे मोहम्मद अफजल साहब से कि इस पर हम इस मामले पर हम अपने प्रोग्राम में पहले भी बात कर चुके हैं, पहले भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं। इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा तो क्या होगा, कैसे इसका सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है। अब्दुल सलाम साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। अफजल साहब, आपसे शुरू करूँगा। पहले ये बताइए कि ये जो मामला है हिबा का, कि इन्होंने अपने वालिद साहब के नाम जो है वो हिबा करवा रखा था, ज़मीन जो है ये इनके पैसों से ख़रीदी गई जिसका रिकॉर्ड शायद इनके पास मौजूद है, और इनके भाई जो हैं उन्होंने इस पर कब्ज़ा कर लिया। कुछ उन्होंने ज़मीन फ़रोख्त कर दी, कुछ पर उनका कब्ज़ा बरकरार है। आपकी जब ज़ाहिर है इस पर आपने काम किया स्टोरी पर, तो आपकी बात हुई होगी मोहम्मद रियाज़ साहब से भी जो अब्दुल सलाम के भाई हैं। कहते क्या हैं वो, उनका मौक़िफ़ क्या है? जी, इनके जो भाई राजा रियाज साहब हैं उनका यही मौक़िफ़ है कि वालिद साहब जो जब जिंदा थे तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही मुख्तलिफ जगहों के हिबे कर दिए थे। हिबा कहते हैं किसी को तोहफे में जगह दे देना जी। उनका ये कहना है कि वो जगह जो है वो वालिद साहब तोहफे में दे गए थे, और कुछ जगह के ऊपर जो है केसेस चल रहे थे, गवर्नमेंट की तरफ से केसेस चल रहे थे, कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उनके केसेस चल रहे थे। वो जब मैं जीता गया केसेस, क्योंकि जो है अब्दुल सलाम साहब हैं ये बरतानिया में ही थे, तो वहां से जो है पैसे भेजा करते थे ये केसों के लिए, और कुछ जो मेरे पास अपनी जमाशुदा पूंजी थी वो भी मैंने केसों में लगा दी। तो वालिद साहब खुशी के तौर पे कुछ जो जगह थी वो मुझे वो गिफ्ट देते रहे हैं, जिसकी वजह से जो अब्दुल सलाम साहब है ये इल्जाम लगाते हैं कि ये जगह मैंने ले लिया है। वो वालिद साहब अपनी जिंदगी में ही मुझे लिख कर दे गए थे। जब मैंने दोबारा उनके पास गया और मैंने पूछा कि आप मुझे बताइए कि अब्दुल सलाम साहब नेक्स्ट जो इकदाम उठाएंगे उसके बदले आप क्या करेंगे, तो उन्होंने हंस के मुझे ये आगे से ये जवाब दिया कि देखिए अब्दुल साहब, मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि कुछ केसेस अदालत में लगे हुए हैं और जो केसेस अदालत में चल रहे हैं उनके ऊपर ना मैं कुछ कह सकता हूं और ना ही मेरे भाई अब्दुल इस्लाम साहब कुछ कह सकते हैं। अब्दुल इस्लाम साहब को अगर बहुत शौक है अपनी प्राप्ति वापस लेने का तो वो यहाँ पाकिस्तान आए, बैठ के मुझसे बात कर ले। अगर वो अदालत के जरिए केस लड़ना चाहते हैं तो अदालत के जरिए जो है वो केस लड़े। बार बार अपने वकला को ये तब्दील करते हैं और वकला के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। अगर ये रिश्तेदारों से इनकी नहीं बन पा रही है, किसी के ऊपर एतबार नहीं करते। उनका ये कहना है कि अगर ये किसी एक फर्द के ऊपर एतबार कर ले तो हम बैठ के भी इस मसले को हल कर सकते हैं। अगर ये अदालत के जरिए कराना चाहते हैं तो अदालत के जरिए भी हम कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट इनके पास जो हैं वो इनके अपने ही तैयार करता है और वकला की तरफ से वो तैयार करदा डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी कोई वैल्यू कहीं पे भी नहीं है। जी सही है। अब्दुल सलाम साहब, ये आप जो प्रॉपर्टी खरीदते रहे अपने वालिद साहब के नाम पर, आपने डायरेक्ट खरीदी या पहले आपने अपने नाम पर खरीदी और फिर वालिद साहब को हिबा कर दी? इसका स्टेटस क्या था? मतलब ये प्रॉपर्टी आप किस तरह से खरीदते रहे और क्या इसका सबूत है आपके पास है कि ये जमीन जिस पर आपके भाई काबिज हैं ये दरअसल आपके पैसों से खरीदी गई है? इसका सबूत क्या है आपके पास?
जब वालिदैन को रकूम भेजी जाती हैं तो सबूत रखे नहीं जाते। यहाँ मेरा मकान था, वो मैंने फ़रोख्त करके, क्योंकि उस वक्त इतनी बड़ी ख़तीर रकम बड़ी मुश्किल थी। जिस वक्त ये ज़मीन ख़रीदी गई, मैंने यहाँ से मकान बेच के पैसे भेजे और जज ने बोल के कहा था कि ज़िला कोटली का सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन है। उस वक्त तक 50,000 से ज़्यादा कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं था। और फिर मैंने ये नहीं कि इस ज़मीन के लिए पैसे सिर्फ भेजे, मैंने उतने पैसे और भेजे कि ज़मीन लेके उसको रख के कुछ हासिल तो नहीं किया जा सकता, आखिर इस पर कुछ तामीर होगी तो पैसों की ज़रूरत होगी। बहरहाल ये ज़मीन वालिद साहब ने अपने नाम पे ही ख़रीदी है, कमाई सारी मेरी लगी है, मैं यहाँ मौजूद था। और ज़िंदगी भर यह है कि मैंने अपने वालिद गिरामी को पैसे मांगने की नौबत नहीं आने दी। उनको गाड़ियाँ फराहम की, तमाम घर के तमाम दो भाई हैं, उनके बाल बच्चे, और ये भी जो है रियाज भी, इसको 3 बार मैंने इंग्लैंड बुलाया है, तीसरी दफ़ा मैं बाल बच्चे मंगाया है। लेकिन ये शख्स ऐसा है कि वो एक मिसाल है, खोटे सिक्के खोटे ही होते हैं, चाहे कहाँ भी चले जाएं। तो इन साहब ने क्यों, वालिद साहब ने तो अब्दुल सलाम साहब, आपने अपने वालिद साहब के जब नाम कर दी तो उन्होंने फिर क्या बाकी बहन भाइयों में उसको हिबा कर दिया, गिफ्ट दे दिया सारे आपके बहन भाइयों को, बाकी बच्चों को? मैंने नाम नहीं किया, मकसद यह कि खरीदी ही उन्होंने अपने नाम पे। सही है, मतलब आपने पैसे अपने वालिद साहब को दिए कि इसकी जमीन खरीद लें, उन्होंने अपने नाम पे खरीदी। तो उसके बाद क्या आपने उन्हें कहा था कि आप बाकी बहन भाइयों में तकसीम कर सकते हैं? वो जाहिर है उनके नाम पर है, उनका इख्तियार है शायद। मुझे सॉरी, गुस्ताखी माफ। जी, मुझे इस बात का कतई इल्म नहीं था, ना मुझसे पूछा गया है। और किबला वालिद साहब ने डिग्री में जो है कैंसिल हुआ इज़ा, उसमें साफ लिखा है कि इस शख्स ने अर्जी नवीसों से मिलकर अपनी मर्जी के मुताबिक सबसे पहले इसने होशियारी क्या की कि एक मरला बहनों को ज़मीन दिलवाई ताकि इसको जो है वो वरासत तस्लीम किया जाए। अब वो भी जो है इसने डॉक्यूमेंट जो दिए हैं, अब बहनों का भी हक मार के वो ले चुका है। और मेरे ख्याल में ये बाकी ज़मीन जो भाई हैं या बहनों के, वो फरोख्त करके वहाँ याशियाँ करता रहा है। इसके पास ये बताए कि इसके पास कौन सा कारोबार था, ये रकूम कितनी कहाँ से आई, बेटों को BMW की गाड़ियाँ दी जाती वो कहाँ से आई, वहाँ जो मकान बना वो कहाँ से आया, बच्चे जो आला तालीम हासिल यूनिवर्सिटी में पढ़े, मास्टर डिग्रियाँ हासिल की, वो कहाँ से पैसे आए। और फिर इनका बेटा एक कैप्टन है, आप शायद मेजर साहब होंगे। ये सब इनकी बुनियाद मैं ही हूँ, वरना ये शख्स किसी को एक बच्चे को प्राइमरी तक पढ़ाने के काबिल नहीं था। सही है। अच्छा, आप सही है। अब इस पर जरा मैं वकील साहब का मौक़िफ़ जरा लेना चाहूँगा। माहिर कानून आमिर सईद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर सईद राना साहब, मुझे थोड़ा सा मौका दे, मैं इस बात को कंप्लीट कर लूं। कंप्लीट कर लें आप जल्दी से। जी कर लें कंप्लीट कर लें। हिब्बा जो है, जब इस हिब्बा करने के बाद 2 साल तक इसने दबाए रखा है। मैं पाकिस्तान गया, तब मैं जब वापस आने लगा तो शाम को तैयारी में अपनी पैकिंग में मसरूफ था, तो इसने हिब्बे की नकल लिफाफे में डाल के दी जो मैंने यहाँ आके पढ़ी। ये सब कुछ हुजूर मेरे वालिद गिरामी तहज्जुद गुजार थे, उन्होंने आखिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो अमानत में ख़यानत नहीं करके गए। उन्होंने अमानत को साफ डिग्री में लिखा कि यह शख्स होशियार और चालाक आदमी है और इसने देखा और फरेबदेही से जो है अपनी मर्जी के मुताबिक इसने हिब्बे की तफसील दर्ज करवाई और जो है, और फिर ये जमीन बेचता रहा। उनकी बात, और वो ज़ईफ और अलील थे। अच्छा, जब ये आखिरी बात बता दें मुझे, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है और आमिर सईद राना साहब के पास भी जाना है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि जब आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो उस वक्त तक वो ज़मीन जो है वो उन्हीं के नाम थी। अगर वो उन्हीं के नाम थी तो फिर तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो सारे बहन भाइयों में विरासती ज़मीन बनकर तकसीम नहीं हो जाएगी। जब ये नहीं लिखा गया कि वो तो आपके पैसों से बनाई गई है, वो ज़मीन खरीदी गई है, तो वो तो फिर सारे बहन भाइयों में तकसीम नहीं होगी विरासती ज़मीन बन के। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? फिर मैं राना साहब से भी पूछूंगा। ये बात यह है कि हिब्बे में जो जिस चीज को दी गई है जी, वो सारी तफसील हिब्बे की नकल हिब्बे में लिखा हुआ है कि किसी बहनों को 1-1 मरला दी है, भाइयों को 7-7 मरला दी है, जबकि इसने जो है 1 कनाल 5 मरला कुछ सरसाई अपने नाम पर करवाई। और मेरे गेट की सफेद
वो जगह अगर मेरे पैमाइश की जाए तो वो गेट की जगह मेरे हिब्बे में आती है। लेकिन इसने गेट पे कब्जा किया। वालिद साहब ने एक बार जाके दीवारें गिराई भी कि तू गेट पे तामीर नहीं कर सकता। इसने फिर जो है ना डरमी से गेट पे तामीर के लिए कर लिया। मेरे मकान का रास्ता इसने बंद कर दिया था। ठीक है, चले अब मुझे ज़रा एक मुख्तसर सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं राना साहब से, उन्होंने पूरी कहानी बड़ी तफसील से सुन ली है, तो उनसे उनका मौक़िफ़ मालूम करता हूँ। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आमिर शहीद राना साहब के पास मैं जाऊंगा। मोहम्मद अशरफ साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, वो पटवारी हैं, चूनिया से वैसे उनका ताल्लुक है, लेकिन बहरहाल हमने उनको एज एन एक्सपर्ट लिया है ताकि हम उनसे हिब्बा और उसकी तमाम तफसीलात के बारे में जान सकें। लेकिन आमिर शहीद साहब, ये सर आपने बड़ी तफसील से अब्दुल सलाम साहब की कहानी सुनी है। ये कहते हैं मैं अपने वालिद साहब को पैसे भेजता रहा, वालिद साहब उससे अपनी ज़मीन खरीदते रहे और वो ज़मीन जो है अपने नाम पर खरीदते रहे, पैसे अब्दुल सलाम साहब के थे। और उसके बाद फिर उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो इनके भाई ने उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, कुछ अपने नाम करवा लिया, कुछ इन्होंने अपने नाम करवा के फ़रोख्त कर लिया, कुछ पर वो काबिज़ हैं। तो आमिर शहीद साहब, इसमें अब्दुल सलाम साहब का क्या अब आपके ख्याल में हक़ बनता है इस ज़मीन पर उनके वालिद साहब के दाम के होने से, और उन्होंने अपने बाकी बच्चों में जिस तरह से तकसीम किया, तो आपका एक्सपर्ट ओपिनियन इस पर क्या है? देखिए जी, कानूनी तौर के ऊपर अगर कोई बंदा बाहर से अपनी रकूम भिजवाता है अपने वालिद का नाम या जिसके नाम भी, और वो उससे आगे कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और वो प्रॉपर्टी डायरेक्ट अपने नाम के परचेज करते हैं और कल को वो फौत हो जाएं तो उनके ऊपर बेनामी का दावा किया जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसकी जितनी भी पेमेंट्स होती थी रिसीव देंगे, क्योंकि पैसा अगर बाहर से आ रहा है तो उसका तो बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद होता है। वो फिर उससे केस साबित हो जाता है कि वाकई ये बेनामी ट्रांजैक्शन थी और ये बंदा बाहर से पैसे भेजता था, लिहाजा इस पैसों के ऊपर उस बंदे का अपना हक है। दूसरी बात, ये बार बार कह रहे थे कि हिबा उनके नाम था। भाई हिबा अगर किया गया तो इट मीन के जमीन परचेज आपने की और परचेज अपने नाम करके फिर बाप के नाम आपने हिबा की हुई थी, गिफ्ट की हुई थी जी। अब जब आपने अपने बाप के नाम गिफ्ट कर दी है तो आगे बाप अपनी मर्जी से जिसको मर्जी चाहे गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि गिफ्ट का मतलब होता है कि आपके नाम सब कुछ आ गया है, आगे आप उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर शेयर में आप पैसे भेजते रहे, आपकी पैसे से प्रॉपर्टी परचेज होती रही है और प्रॉपर्टी डायरेक्ट आपके बाप के नाम जाती रही है। यही चीज है ना? बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक है ना? की बात कर रहा हूँ कि जब तकसीम की गई, हिब्बे की नकलें मैंने भेजी भी थी, उसमें सब तफसील दर्ज है कितनी कितनी किसको मिलनी है। वो आमिर साहब वो ये कह रहे हैं कि वो जो इनके वालिद साहब ने अपने बच्चों को हिबा किया है ये उसका बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो अगर अपनी जिंदगी के अंदर वालिद साहब ने अगर हिबे कर दी है अपने बच्चों के, तो आप अब अगर आके चैलेंज करेंगे तो आप उस प्रॉपर्टी को चैलेंज करेंगे जो प्रॉपर्टी आपके वालिद साहब के नाम परचेज की गई थी। आप उसमें ये कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी के अंदर जितनी पेमेंट्स आई थी वो मैंने बाहर से भेजी थी, लिहाजा वो प्रॉपर्टी मेरी थी और ये प्रॉपर्टी को आगे हिबा नहीं कर सकते थे, आप हिबे चैलेंज करेंगे। लेकिन एक बंदा अगर वालिद साहब को आप गुड जेस्चर में आप उनके बेटे के तौर पर उनकी जरूरियात पूरी करने के लिए प्रॉपर्टीज उनके नाम आप करवा रहे थे या आप उनको पैसा भेज रहे थे, उससे वो प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, तो खरीदने के बाद जब वो प्रॉपर्टी उनके नाम आ गई तो प्रॉपर्टी होने के बाद उसको आप जब आप उनकी वफात होती है तो प्रॉपर्टी जो उनके नाम होती है उस प्रॉपर्टी को आगे बच्चों के नाम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जो उस वक्त उनके नाम हो, चाहे वो किसने भी अपनी मर्जी से पेमेंट से भेजी हो। अगर वो अपनी जिंदगी के अंदर उन्होंने गिफ्ट कर दी है अपने बच्चों को तो उन गिफ्ट को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के ऊपर या तो आप कहें कि उनके ऊपर जो साइन अंगूठे थे वो वाले साहब ने गलत किए हुए थे, आप बाहर थे, आपके भाई साहब यहाँ पर थे, तो वो आपके देखें हमेशा ये पाकिस्तान का असूल चल रहा है पूरी दुनिया में, एक बंदा बाहर कमा रहा होता है और बाकी 10 यहाँ उसकी खा रहे होते हैं, उसकी फैमिली भी खा रही होती है, उसके भाई बहन भी खा रहे होते हैं।
तो वो कहते हैं कि मुश्ती होशियारबाज, जब आप पेमेंट्स भेजते हैं तो अपने वालिद साहब के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। इट मीन कि कल को आप बाहर बैठे हुए हैं, कल को वालिद साहब फौत हो जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, वो प्रॉपर्टी आपके वालिद की है। वो जो डिस्ट्रीब्यूट होनी है तो वो उनकी वालिद के बाद बहनों और बेटियों और भाइयों के दरमियान प्रॉपरली जो डिस्ट्रीब्यूट होनी है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सब ठीक कह रहे हैं, मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं कि हिब्बा जो रियाज के नाम का था, वालिद साहब तंग आके जब उसने जमीन फरोख्त की और जाबराना आमराना तौर पर कब्जा किया, वालिद साहब की नहीं मानी तो वालिद साहब ने मजबूरन तंग होकर इसका हिब्बा कैंसिल कराया जो डिग्री मौजूद है। हाँ, अगर उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर जो इनको गिफ्ट किया हुआ था, हिबा किया हुआ था और हिबा कैंसिल कर दिया हुआ है कि ये प्रॉपर्टी इसके नाम नहीं हो सकती है, तो वो प्रॉपर्टी गलत है, वो उसके नाम नहीं जा सकती है। क्योंकि हिबा जो एक बंदे की प्रॉपर्टी है, उसको वो अगर जितना सा देने के बाद अगर कल को कोर्ट में जाके वो डिग्री में स्टेटमेंट देता है कि ये मैं हिबा कैंसिल कर सकता हूँ, हाँ, बस सूरत ये है कि उस वक्त तक वो प्रॉपर्टी हिबे के बाद उसने आगे सबलेट ना कर दियो, आगे ट्रांसफर ना कर दियो। आगे ट्रांसफर हो जाए तो फिर कोर्ट में केस चलना है और फिर वो ये हिबा भी चैलेंज होगा, इस हिबे के बाद आगे जो प्रॉपर्टी म्यूटेशन हुई होगी वो भी चैलेंज होगी। तो अगर सर मैं साथ साथ आपके क्लैरिफाई करता चलूं तो अच्छा रहेगा। जी। ये जो डिग्री कैंसिल की गई, अब मैं मायूस हूं अपने वकील साहब से कि मेरे वकील साहब को जब कोई दलील के तौर पर सबूत पेश करना चाहता हूं तो वो आमराना तौर पर मुझे कहते हैं जी ये तो नहीं इस तरह हो सकता, ये नहीं इस तरह हो सकता। जब क्लाइंट और वकील के दरमियान बातचीत नहीं होगी, सवाल जवाब नहीं होगे, तो ना तो वकील को समझ आएगी और वकील को समझ आएगी तो अगर आप करेंगे वो। ये तो आपका अपना इख्तियार है ना अब्दुल सलाम साहब, अगर आप अपने वकील से सेटिस्फाइड नहीं है तो वकील को तब्दील कर सकते। ठीक है, अच्छा, आप इन्होंने हिबा का और ये सारा मामला बड़ी तफसील से आमिर शाह साहब ने समझा दिया है, अब्दुल सलाम साहब, लेकिन मैं अशरफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पटवारी हैं, इनसे भी ज़रा हम समझते हैं। ये अशरफ साहब, एक चीज़ स्टोरी में हमने ये समझी या हमारे सामने आई कि जो ज़मीन इनके भाई मोहम्मद रियाज ने फ़रोख्त कर दी, वो जाहिर है वो तभी फ़रोख्त की जब उन्होंने, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हिबा वो कैंसिल करवा चुके थे, इसके बावजूद वो कहते हैं कि कुछ लोगों को साथ मिलाकर, शायद पटवारी को मिलाया होगा या किसी और को साथ मिलाया होगा, जाली कागजात तैयार करवा के उन्होंने ज़मीन फ़रोख्त की। आपके ख्याल में ऐसा किया जा सकता है, ऐसा मुमकिन होता है अशरफ साहब? ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। अगर उसने कैंसिल करवा दी थी उनकी वो हिबे की रजिस्ट्री या इंतकाल, तो फिर पटवारी इसकी फर्द जारी नहीं करेगा, ना वो आगे किसी को सील करे। लेकिन क्या ये होता है कि अगर कोई शख्स किसी को ब्राइब करके, रिश्वत दे के या किसी भी तरीके से पैसे का इस्तेमाल करके अपने साथ मिलाना चाहे, तो कोई लोग करते हैं इस तरह से, पटवारी या तहसीलदार या कुछ लोग शामिल किए जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता, क्योंकि जो डिग्री का होगा उसका अमल रेवेन्यू रिकॉर्ड में हो चुका होगा कि डिग्री के तहत फलां हिबा फलां म्यूटेशन नंबर खारिज हो चुका है, साहब का अमल बाहर रहे, वो इंतकाल खारिज हो गया होगा, इंतकाल के ऊपर रेवेन्यू अफसर ने लिख दिया होगा भी वापस साहब की सूरत बाहर रहे। अच्छा, इसीलिए बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन तो अब्दुल सलाम साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपके वालिद ने आपके भाई का हिबा कैंसिल कर दिया, इसके बावजूद उन्होंने फरोख्त की जमीन कैंसिल करने से पहले फरोख्त मैंने अर्ज की कि अच्छा वालिद साहब ने, यही बात तो मैं इनको समझा रहा हूँ, यही बात तो इनको समझा रहा हूँ मैं काफी देर से कि जब आपने हिबा कर दिया तो हिबा करने के बाद अगर तो वो हिबा कैंसिल होने से पहले उन्होंने प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर कर दी हुई है, तो फिर आपने चैलेंज करना है उस हिबे को कि, और फिर हिबे के बाद सब्सिक्वेंटली जो आगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, ये चीज क्लियर कर लेना। ये कह रहे हैं कि हिबा होने के बाद प्रॉपर्टी उनके नाम थी, उसको किसी वजह से बेच सकता था, वो आगे जिसको मर्जी बेच दी, उसने अगर किसी को आगे बेच दी हुई है और बाद में इनके वालिद साहब ने हिबा कैंसिल किया है, तो फिर तो इनका राइट नहीं बनता है। फिर तो ये किस बेस पे चैलेंज कर रहे हैं कि आया वो हिबा के ऊपर साइन गलत थे, इनके वालिद साहब ने क्या कहा, या मैं इनसे नाखुश होकर इनका कैंसिल कर रहा हूँ। तो नाखुश होने से तो बंदा कैंसिल नहीं कर सकता। हिबा आपने एक दफा कर दिया है, अगले ने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, उसका पोजेशन दे दिया हुआ है, तो वो फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी। अब उसकी प्रॉपर्टी है, उसको जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करे।
एक ही सूरत में हिबा कैंसिल हो सकता है, इनके वालिद साहब ने लिखा हो कि इसके ऊपर जो साइन अंगूठे थे वो मैंने नहीं किए थे, वो बोगस किए थे, तो वो हिबा कैंसिल होगा और सब्सिक्वेंट उसके आगे जो ट्रांजैक्शन के आपके ख्याल में फिर अब्दुल सलाम साहब का केस कमजोर है, क्योंकि हिबा कैंसिल होने से पहले इनके भाई आगे फरोख्त कर चुके हुए हैं, वो जमीन फरोख्त कर चुके हुए, तो फिर तो देखो जी सब्सिक्वेंट जो ट्रांजैक्शन हो चुकी है उसको तो ये कैंसिल नहीं कर सकते। इस बेस के मेरे के वालिद साहब ने ये कैंसिल कर दिया हुआ था, लिहाजा उसको भी आगे कैंसिल कर दीजिए। अगर इनके वालिद साहब ने अपने हिबा कैंसिल करने के अंदर ये चीज लिखी हो कि इसके ऊपर जो साइन अंगूठा जात जो थे वो मैंने नहीं लगाए थे, इन्होंने फौजी करके मेरे बेटे ने लगवाई थी, मैंने कोई हिबा नहीं किया हुआ था, तो फिर वो ट्रांजैक्शन कैंसिल होगी और जो उससे आगे सेल हुई होगी वो भी कैंसिल हो जाएगी। अगर ये चीज नहीं है, वो वैसे ही कहें कि जनाब कि ये मेरा बेटा नाफरमान हो गया और मैं ये अब इससे जो हिबा है वो मैं कैंसिल करने लगा हूं, तो फिर जो आगे थर्ड पार्टी जो बोनाफाइड परचेजर है उससे आप प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकते, क्योंकि उसने तो प्रॉपरली प्रोसीजर अडॉप्ट हो चुका हुआ था, हिबा हो चुका हुआ था, उसके नाम हो चुकी थी, उसने प्रॉपर्टी परचेज की है, तो वो प्रॉपर्टी इनको वापस नहीं मिल सकती है। ठीक है, मौलवी के साथ इन बातों का जवाब जो है वो ये है कि मैंने चैलेंज किया हुआ जो वालिद साहब ने इसका हिबा कैंसिल किया और वो डिग्री हुई है, उस डिग्री को बहाल करने के लिए मैंने केस किया है। बाकी जो पहले फरोख्त करा वो तो वालिद साहब ने तंग आके उन्होंने इसके हिबा कैंसिल किया। अब बाकी भाइयों का हक अब वो ये तो आप कह चुके हैं अब्दुल सलाम साहब, बिल्कुल ठीक है। उस पर आमिर सही साहब का भी मौक़िफ़ तफसील से आ गया। आम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, आमिर सही साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बाकी सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर एक और स्टोरी का फॉलोअप करते हैं, देखते हैं कि उस मामले में अब क्या हुआ है। सियालकोट से इस का ताल्लुक़ है, हमारे जो अगले मेहमान होंगे शबीर अहमद साहब, और उनकी जो ज़मीन है उस पर भी उनके बकौल एक फैक्ट्री के मालिक ने कब्ज़ा कर लिया और उस इहाते को अपनी जगह में शामिल कर लिया। तो ये क्या मामला है, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शबीर अहमद साहब की बात अब हम करेंगे। इनका ताल्लुक जो है वैसे सियालकोट से है, लेकिन ये एक अरसे से मानचेस्टर में मुकीम है, और इनका मसला ये है कि इन्होंने सियालकोट में एक 12 मरले पर मुहित एक प्लॉट ख़रीदा था। एक प्लॉट ख़रीदने के कुछ अर्से के बाद ये इस प्लॉट पर गए, तो जो इस प्लॉट से मुलेहका फैक्ट्री के लोग थे वो यहाँ पर बैठे हुए थे, तो इन्होंने बताया कि हमारा प्लॉट है। उन्होंने कहा कि जनाब आपका प्लॉट है तो आप ही का होगा, अगर आपने फ़रोख्त करना है तो हमें फ़रोख्त कर दें। तो शबीर साहब के बकौल इन्होंने कहा कि हम इस प्लॉट को फ़रोख्त करने का इरादा नहीं रखते। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब ये वापस वहाँ पर आए पाकिस्तान और दोबारा प्लॉट पर गए, तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि जो फैक्ट्री के ऑनर्स थे उन्होंने बाड़ लगाकर वहाँ पर जो है वो प्लॉट पर कब्ज़ा कर रखा था और उन्होंने उसको अपने इस्तेमाल में वो ला चुके थे, और अब आज तक इस प्लॉट पर इनका कब्ज़ा वापस बहाल नहीं हो सका शबीर साहब का। इस पर हम पहले भी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, आज दोबारा पूछेंगे कि अब स्टोरी कहाँ तक पहुँची है। मेरे साथ शबीर साहब मौजूद हैं जो मुतासरा शख्स हैं जिनकी ये कहानी है। सईद सुबहानी साहब उनके भाई हैं, गुजरावाला से हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद कालू साहब हैं, सियालकोट से हमारे नुमाइंदे हैं। इन तमाम मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, और आमिद सैदरान साहब भी माहिर कानून हमारे साथ मौजूद होंगे, उनकी हम इस पर कानूनी राय भी लेंगे। सबसे पहले मुझे हामिद कालू साहब आप बताइए कि ये जो जिन लोगों ने इस पर कब्जा कर रखा है शबीर अहमद साहब के बकौल, वो लोग क्या कहते हैं कि ये जो प्लॉट है उन्होंने एक दफ़ा ऑफर भी की थी कि अगर आप चाहें तो हमें इसको फ़रोख्त कर दें। उन्होंने कहा कि हम इसको फ़रोख्त नहीं करना चाहते। फिर उन्होंने उसके बाद कैसे कब्जा कर लिया इस पर, क्यों कब्जा कर लिया, क्या उन्होंने ख़रीदा, क्या उनके पास कोई कागजात मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है इस पर? जी, उन्होंने सिर्फ इनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया है और उस पर कब्जा किया है। अदरवाइज इस प्लॉट जो ये वाला प्लॉट है इसकी बाबत इनके पास किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उनके प्लॉट जो आपने जिसमें फैक्ट्री है उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, एक और प्लॉट है उसके हैं, लेकिन ये सिर्फ शबीर साहब का फटा नहीं है। शबीर साहब के अलावा एक और जो प्लॉट है उस पे भी ये लोग काबिज हैं, वो अमजद नामी शख्स है, उसका प्लॉट है। तो ये जो डीएसपी सिटी को इरफान भट्ट जो है उनको इंक्वायरी जो मार्क की गई थी ओवरसीज कमीशन की जानिब से, तो उन्होंने बार बार इसको बुलाया है क्लीन बोंगा वाले को, लेकिन क्लीन बोंगा वाले ने आने की जहमत नहीं की और उन्होंने रिपोर्ट जो बना के
DPO सियालकोट को हड़ताल कर दी है और तो की जा रही है कि चंद रोज में इस पे जो कानूनी कार्रवाई है, जो FIR वगैरह जो है वो दर्ज हो जाएगी। मजीद कार्रवाई के लिए जो SHO को लिखा जाएगा। ठीक है, तो अभी तक इस पर लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन में से भी कुछ नहीं निकला? नहीं, कुछ नहीं निकला। इन्वेस्टिगेशन में जहां तक मैंने देखा है ये मालिक शबीर साहब ही हैं इस प्लॉट। ठीक है, अच्छा शबीर अहमद साहब, अब आपने इस मामले को कहां पर किस किस फोरम पर लेकर गए हैं अभी तक? हमने पहले भी इस पर प्रोग्राम किया था, आप शायद हमारे साथ मौजूद थे और आपने इस पर तफसीलात से बताया भी था। उसके बाद क्या ओवरसीज कमीशन ने इस पर कोई काम किया है? जो मार्क कर रखी थी इंक्वायरी इसकी पुलिस को, क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट अब तक दी है? सर मैंने पहले जो एप्लीकेशन दी थी ना, तो वो पिछले प्रोग्राम में उन्होंने बताया था कि आपकी कंप्लीट नहीं थी, लेकिन फिर उसी वक्त मैंने पूरी की पूरी एप्लीकेशन जिस तरह उन्होंने कहा था उसी तरह मैंने एडमिट कर दी थी। उसका उन्होंने मुझे नाग नंबर दे दिया था और वो मैंने आपको भेज दिया हुआ है। और उस कार्रवाई के तहत तो मुझे वहां से ईमेल आई थी लाहौर से जी, जो वहाँ के डायरेक्टर रेवेन्यू है उनकी जी, तो उनसे बात हुआ तो उनके वहाँ मुतलका इंचार्ज जो थे उन्होंने बताया कि आपकी जो फाइल है हमने सियालकोट DSP को मार कर भेज दी है। अब 1 वीक के अंदर जो भी मैसेज आएगा हम आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन 1 वीक के दौरान ही मेरे भाई को मैसेज आ गया था कि आप आके हमें बताएं सारी सूरत हाल। हाँ, उन्हीं से पूछ लेते हैं। सही सुमाइन साहब, आप गए थे, आपके पास इसके अपडेट्स हैं कि कहाँ तक पहुंचा मामला? आप पुलिस से राब्ते में हैं कि आपकी मुलाकात होती रहती है उनसे? जी, मैं 26 तारीख को गया था, DSP ने बुलाया था मुझे जी, तो 26 को मैं पहुंचा वहाँ तो 12:30 बजे का टाइम दिया हुआ था उन्होंने। दूसरी पार्टी को भी टाइम दिया हुआ था, लेकिन वो दूसरी पार्टी तो आई नहीं। उसके बाद फिर DSP साहब ने कहा कि जी आप चले जाएं, आप 28 को फिर आए। फिर हम 28 को गए हैं दोबारा, DSP साहब से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा है, उन्होंने रीडर को बुला के उन्होंने कहा कि मुतलका थाने के SHO को लिख दें कि भाई इनको बुलाएं, ये प्लाट खाली करवाएं, वरना इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाइए फौरी तौर। लेकिन अभी तक इतला तो नहीं मिली, लेकिन मुमकिन है 1-2 दिन में हो सकता है मिल जाए। ठीक है, अच्छा लेकिन सही सुमान साहब, एक चीज़ मुझे बताइए कि इस स्टोरी पर जो मेरे सामने मौजूद है इस पर लिखा हुआ है कि आपने जब उनसे जाकर कहा, मुलाकात की, उन्होंने कहा कि जनाब वैसे ही बैठे हैं यहाँ पर, अगर आपने फ़रोख्त करना है तो हमें फ़रोख्त कर दें। शबीर साहब ने कह दिया कि जी हम फ़रोख्त नहीं करना चाहते। कि बरतानिया चले गए और उसके बाद 8 साल बाद जब वापस आए तो वहाँ पर कब्ज़ा हो चुका था। अब इस 8 साल के दौरान शबीर साहब बरतानिया में मुकीम रहे, तो सही सुबानी साहब कभी आपका भी चक्कर नहीं लगा प्लॉट के ऊपर 8 साल में एक मरतबा भी? क्या आप वहाँ पर जाएं, देखें प्लॉट का हाल क्या है? हाँ, लेकिन इसकी ये बात इसलिए ये इस तरह है कि उन्होंने इन्हें यकीन दिला दिया था कि ये आप फिक्र ना करें, ये आपका प्लॉट है, इसलिए हम मुतमिन थे, जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब ये आए हैं तो फिर ये गए, उन्होंने कहा ये तो आपका है, ये हमारा तो नहीं है। अच्छा, इसलिए आप गए नहीं 8 साल? इसलिए जाने की जरूरत नहीं महसूस की। अभी प्लॉट के ऊपर क्या बना हुआ है, क्या कंस्ट्रक्शन हुई हुई है? अभी प्लॉट की पोजीशन ये है कि उन्होंने 4 दीवारी करके वहां गाड़ियां खड़ी करते हैं वो। ठीक है, हाँ, अच्छा बिल्कुल सही है। और उसकी सपोर्ट में उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर रखे हैं हामिद कालून साहब? जी, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इसकी सपोर्ट में कोई ऐसा उनके पास एविडेंस नहीं है कि जो उनको सपोर्ट करता हो। सिर्फ मुझे ये बताया गया था, जो कलीम बोंगा वाला है, जो लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी तो उसने कहा था कि मैंने किसी जो सियासी शख्सियत है उनकी कॉल करवाई थी AC को, लेकिन वो इस तरह के जो ड्रावे हैं लोगों को देता है, जिनके प्लॉट्स पे वो कब्जा शब्जा करता है, इसी तरह की बातें करता है। और जो लोग बेचारे जो तो चलना चाहते हैं, जिस तरह शबीर साहब हैं, वो अपनी फाइट कर रहे हैं अपने प्लॉट के लिए, बाकी लोग नहीं कर पाते। और इसको इसमें कोई शक नहीं कि सियासी पुष्पनाई भी इसको हासिल है और इसके पास डॉक्यूमेंट कोई नहीं है, बस ये कब्जा कर रहा है। ठीक है, अच्छा मैं अब आमिर सईद राना साहब की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे शबीर साहब सिर्फ ये बता दें कि मामला क्या अदालत में है, कोर्ट में केस चल रहा है इसका, या सिर्फ ओवरसीज कमीशन के पास है आपका केस अभी तक? सिर्फ ओवरसीज कमीशन के पास ही है। ठीक है, अच्छा अब आमिर सईद साहब, सर ये मामला आपके इल्म में आ गया? ये तो बड़ी सीधी सी स्टोरी है। इनका प्लॉट था, इनके प्लॉट के साथ एक फैक्ट्री थी ग्लव्स बनाने वाली, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, कोई डॉक्यूमेंट्स के पास मौजूद नहीं है, बस वो जोर पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। और ये चूंकि एक आम आदमी है, ये कब्जा वापस नहीं ला सके, तो अब आपके ख्याल में ओवरसीज कमीशन को कोई रुकावट होनी चाहिए कि ये साल गुजरने के बावजूद भी इनका काम नहीं हो रहा?
देखिए जी, डॉक्यूमेंट्स अगर इन भाई के नाम है और डॉक्यूमेंट्स में रेवेन्यू रिकॉर्ड में इनके नाम पड़ती हुई है और किसी ग्राम सेक्रेटरी वाले ने अगर साथ में अपनी दीवार तोड़ के और इस जगह पे कब्जा कर लिया हुआ है तो वो ये उसके पास आए हैं, तो वो उनके लिए है कि वो विद इन टाइम मतलब उनका टाइम होता है 90 डेज के अंदर उन्होंने डिसाइड करना होता है। वो दूसरी पार्टी को नोटिस करेंगे, कहेंगे कि अगर आपके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई चीज़ है तो ले आए, अदरवाइज इस पोजेशन के हैंड ओवर किया जाए। उसके ऊपर जो काम है वो बड़ी जल्दी में हो रहे हैं, नहीं कर सकते हैं तो उसमें फिर सूट फॉर पोजेशन है कि जगह मेरी थी, मैं मुल्क से बाहर था, इन्होंने पोजेशन ले लिया है, तो उसमें जो कंसर्न डीपी होगा उसको हिदायत हो जाएगी, वो विद इन 3 डेज 4 डेज वो बंदे भिजवा के वो जगह खाली करवा देंगे। लेकिन ये ऐसा फिर हुआ तो नहीं, तो इससे किसका क्या मतलब समझे कि ओवरसीज कमीशन काम नहीं कर रहा, पुलिस काम नहीं कर रही? ओवरसीज नहीं, देखिए जी, ओवरसीज कमीशन काम कर भी रहा है और कई दफा ऐसी हालात होते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है कोई सियासी बंदों का, ऐसी चीजों का, क्योंकि अगर वो जिस तरह ग्लव सेक्रेटरी वाले कह रहे हैं तो ग्लव सेक्रेटरी वाले को आम बंदा तो नहीं होगा। तो जो कमीशन है वो काम कर रहा है, लेकिन कई जगह ऐसे हालात आ जाते हैं कि जिसका कुछ नहीं कर पा जाते होते, उन हालात में फिर इस तरह के हालात होते हैं। लेकिन उसके लिए फिर ये है कि फिर सिविल सूट फाइल कर दें। सिविल सूट के अंदर है सूट फॉर पोजेशन है, जब डॉक्यूमेंट्स इनके पास होंगे और पोजेशन कुछ ही दिनों के अंदर वहाँ कोर्ट से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये अगर इन्होंने अपनी साइड खेलनी है तो फिर एक्स पार्टी ऑर्डर करवा लेते होते हैं कोर्ट से कि नोटिस जाते हैं, नोटिस नहीं भिजवाते, और जब वो पोजेशन का केस फाइनल हो जाता है 2-3 महीने के अंदर, फिर जाके पुलिस के जरिए मदद लेके कोर्ट के जरिए वहां से जाके कब्जा ले लेते हैं। चीजें तो ऑप्शन तो हर बंदे के पास खुली होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं हम, जरा ब्रेक के बाद बात हैं तो इसी कहानी के कुछ और पहलुओं पर भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। अब मेरे साथ खालिद अली शाह साहब मौजूद हैं जो डायरेक्टर हैं कंप्लेंट सेल के ओवरसीज़ कमीशन पाकिस्तान। खालिद साहब, आपको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। मैं एक चीज़ बस शबीर साहब से पूछना चाहता हूँ, फिर खालिद साहब के पास जाता हूँ। शबीर साहब, ये कितना अर्सा हो गया है जब आपने पहली मरतबा दरख्वास्त दायर की थी ओवरसीज़ कमीशन में, ये कितने माह या कितने साल हो गए इस बात को? ये 2016 में मैंने एप्लीकेशन दी थी। कब दी थी? 2016 में। मैं इंतजार करता रहा हूँ ईमेल का जी, लेकिन जब आपने प्रोग्राम किया तो उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे, जबकि मैं तो इंतजार में था कि अगर कोई उसके बाद फिर आपने डॉक्यूमेंट, ठीक है, फिर उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके दे दिए थे? कंप्लीट करके दे दिया। उस प्रोग्राम के बाद जो लास्ट प्रोग्राम किया था उसके बाद तो मैंने पूरा कंप्लीट करके दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने फौरी एक्शन लिया है इसका। फौरी एक्शन लिया है, ठीक है। अच्छा खालिद साहब, अब ये मामला कहाँ तक पहुँचा हुआ है? शबीर साहब, ये लास्ट टाइम जब हमने इस पर प्रोग्राम किया था तो उस वक्त ये बताया गया था कि जी इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हुए, इसलिए इनकी एप्लीकेशन पे काम नहीं हुआ। अब इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, ओवरसीज कमीशन इस पर काम किया है। अब आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसका इस वक्त स्टेटस क्या है इनके मसले का? अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी भाई साहब जी, मैं इसको बिल्कुल देख लेता हूँ जी। और जैसे ये फरमा रहे हैं कि पहले इनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे, अब डॉक्यूमेंट्स भी आ गए हैं। यकीनन इनका है गालिबन प्रॉपर्टी का इशू है जी। प्रॉपर्टी के इशू में जी ओपीसी और हम मिलके इसको परसू करते हैं, और क्योंकि ये पंजाब में फाल है तो ये केस इनका डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को वहाँ की गया होगा डेफिनेटली। और मैं इनसे गुजारिश ये करूँगा कि मेरा नाम है खालिद और मेरी हमारी भी वेबसाइट है खालिद @ मैं अपना एड्रेस भी दे देता हूँ, khalid@opf.org.pk। और इनसे मेरी गुजारिश होगी कि मुझे एक ईमेल कर दें और मैं इनकी सारी ये जितनी भी है मसले मसाइल इसको मैं खुद भी देख लूंगा। और ओपीसी अगर ओपीसी इनको डायरेक्ट फीडबैक नहीं दे रही तो मैं ओपीसी से फीडबैक लेके इनके मसले का हल भी करूंगा इंशाल्लाह, और इनको अपडेट भी दूंगा जी। ठीक है। और इनसे आपने इस तरह के जो इश्यूज हैं उसको पहले रिजॉल्व किया हुआ है या करवाया हुआ है? आपके ख्याल में ये कितना आसान या कितना मुश्किल है ये काम जो शबीर साहब का मामला है? क्योंकि बज़ाहिर इसके अंदर कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, बज़ाहिर ये कि इनके सादा सा एक मामला है, इनके प्लॉट पर कब्जा हो गया, कागजात इनके नाम है, जिसने कब्जा किया उसके नाम पर कोई कागजात नहीं है। ये तो अदालत फौरन शायद 2-4 समातों के अंदर ही इसको फारिग कर सकती है, कब्जा लेकर दे सकती है।
इनकी कंप्लेंट को जी मैं ओपीसी से भी चेक कर लूंगा, रुजू कर लूंगा। और इनसे मेरी एक गुजारिश है कि इनसे ये पूछे कि इन्होंने कोर्ट केस तो नहीं किया हुआ, कोर्ट केस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर जी शबीर साहब को कहे कोर्ट केस नहीं है तो इंशाल्लाह जी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मसला जल्द अज जल्द हल हो भी सकता है और इंशाल्लाह होगा भी। जी हाँ, तो इसमें इसका तरीकाकार क्या होगा? ये पुलिस के पास जाता मामला और पुलिस अपनी फोर्स के साथ जाती है और कब्जा लेकर दे देती है, ऐसा होता है? जी ऐसा ही होता है, पंजाब में बिल्कुल ऐसा ही होता है। और मैंने जैसे पहले अपना अर्ज किया कि मेरा ईमेल एड्रेस है, ये मुझे अपनी कुछ इंफॉर्मेशन जो बेसिक इंफॉर्मेशन दे दें। मैं कल जी ओपीसी के डायरेक्टर लीगल हैं जो इस चीज़ को परसू करते हैं, मैं उनसे बात करके इनके जो कंप्लेंट है उसका एक तो स्टेटस चेक कर लूंगा कि अब ये कहाँ पहुंचा है, उन्होंने इस पे क्या कार्रवाई की है और किया है या नहीं की, और किया तो किस हद तक गए हैं, इनको मैं पूरी अपडेट दूंगा जी इंशाअल्लाह ताला। इनको कहें जी अपना पूरा मुकम्मल पता, अपने कॉन्टेक्ट नंबर के सो दैट मैं इनको इनके टेलीफोन पे भी इनसे राब्ता कर सकूं और इनसे अगर कोई कमी पेशी हो तो इनसे मैं पूछ सकूं। शबीर साहब जी ठीक है, बिल्कुल सही है शबीर साहब। हमेशा हमारी टीम से भी आप राब्ता कर लीजिएगा, वो आपको कोऑर्डिनेट करवा के सारी चीज़ें आपको खालिद साहब आपको भी मिल जाएंगी। ठीक है, और बल्कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट शबीर साहब ने भिजवाए हुए हैं यहाँ पर, हमारी टीम को भेजे हुए हैं, वो हम डिस्प्ले भी कर रहे हैं, चला भी रहे हैं टीवी पर। अच्छा, अब मुझे सही साहब एक चीज़ बता दीजिए, आपने कहा कि वो सियासी असर और रसूख रखने वाले लोग हैं, तो आप जब वहाँ पर जाके मुलाकात होती है उनसे या मुलाकात हुई है तो क्या वो धमकी देते हैं या मुलाकात ही नहीं हो पाती, तो वो उनका बिहेवियर क्या होता है जब आप वहाँ पर जाते हैं? नहीं, डीएसपी साहब ने मुझे ये कहा था कि जी आपका हम प्लाट खाली करवा देंगे जल्दी। उसने उन्हें ये कहा कि आप फिक्र ना करें। उसके बाद तो हमें बुलाया नहीं, लेकिन अब जाएंगे तो पता चलेगा क्या पोजीशन है। ठीक है, अच्छा अब खालिद साहब इस तरह के केस में जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जी फलां शख्स है जी इरफान भट्ट साहब हैं, डीएसपी इरफान भट्ट साहब हैं, उन्होंने बड़ी यकीनदानी करवाई है। यकीनदानी करवाई, चलें ठीक है। अब मुझे खालिद साहब ये बताएं कि जहाँ पर ये सियासी असर और रसूख इस्तेमाल हो रहा होता है, आप बहुत सारे केसेस को डील करते हैं, तो जहाँ सियासी असर और रसूख होता है क्या वहाँ पर कोई केस मुश्किल हो जाता है, या जाहिर है हमारे यहाँ कोर्ट्स आज़ाद हैं या पुलिस का मामला मैं कह नहीं सकता, लेकिन कैसे इसको डील करते हैं, कितना आसान या कितना मुश्किल होता है? देखें जी अब्दुल रहमान साहब, पहली बात तो ये है कि ये मामले जो प्रॉपर्टी के होते हैं, कब्जे को, लाजमी बात है इसमें कोई ना कोई प्रेशर ग्रुप होता है। ये आम आदमी के बस की तो बात कब्जा नहीं करते, बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते ना, एक शरीफ आदमी और आम आदमी तो कर नहीं सकता जी। जबकि उसके पीछे कोई ना कोई पावरफुल आदमी होता है तो ये हरकत होती है। तो इंशाल्लाह जी पुलिस बिल्कुल बहुत रिफाइन हो गई है। और मैं ये बता दूं कि पीएम साहब की तरफ से भी ये है कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं इनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और इनके मसले मसाइल हल करेंगे। तो इंशाल्लाह जी बिल्कुल पंजाब में ये इनका केस फॉल करता है और पंजाब इस मामले में बहुत सारी मतलब कंप्लेंट्स को रिजॉल्व कर रहा है। और इनका एरिया कौन सा बनता है जी? जो सियालकोट जी, सियालकोट ठीक हो गया जी, सियालकोट ठीक हो गया। ठीक है जी हाँ, चले, बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। खालिद अली शाह साहब, हामिद कालून साहब आपका भी, सईद सुबानी और शबीर अहमद साहब आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारी मुसलसल कोशिश है कि जितने मसाइल हम अपने प्रोग्राम में उजागर कर रहे हैं उन पर तमाम इदारे जो हैं वो ख़ास तौर पर अपनी तवज्जो करें, और वो सारे लोग भी जो हम तक अभी तक नहीं पहुँच सके हैं उनके मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल होने चाहिए, क्योंकि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं, अपना सरमाया पाकिस्तान भेजते हैं और पाकिस्तान में वो अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, तो इसका मतलब है पाकिस्तान में वो सरमायाकारी कर रहे हैं, पाकिस्तान में ज़र मुबादला जो है वो लाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो ऐसे में इन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल अगर नहीं सुने जाएंगे तो फिर इनकी हौसला अफजाई कैसे होगी। ये आज का प्रोग्राम था, इस पर अपना फीडबैक दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।